नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खालसा सर पे। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन लेक्चर लेके जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है ना प्रीवियस ईयर की, उसी के अकॉर्डिंग आपको नया लेक्चर लेके आपके सामने हूँ। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, और बातें करेंगे, डिस्कस भी करेंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। तो इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, पंडित नेकीराम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था। पंडित नेकीराम शर्मा से पूछा गया है, पंडित नेकीराम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था। तो वो उनकी, पंडित नेकीराम शर्मा का जिक्र करें ना, पंडित नेकीराम शर्मा, इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका केलंगा गांव भिवानी में, केलंगा गांव भिवानी में। कुछ पुस्तक है ना वो आपको रोहतक बताएगी। पहले जो केलंगा गांव था वो क्या होता है, रोहतक में आता था, लेकिन अब कहाँ है, भिवानी के अंदर आता है। कब जन्म हुआ था, 1887 के अंदर हुआ था। और जिन बच्चों ने पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे दो, उनका जो आंसर दिया है उनके मैं नाम भी लूँगा। और आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन होंगे दो, तो आप उसके आंसर दे देना, ठीक है। और उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी, 1930 के अंदर संदेश पत्रिका, ठीक। कहाँ से प्रकाशित हुई थी, भिवानी से। और इन्हें क्या कहा जाता है, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी ने इनसे पूछा था, भी आपको कितना भारत चाहिए, भी आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो इन्होंने एक ही बात कही, मुझे संपूर्ण भारत की धरती चाहिए। यानी ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे नेकीराम शर्मा, उन्होंने क्या कहा था, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो भारतीय जो लोग थे वो सेना में भर्ती हुए थे, उनका विरोध किसने किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। और 1917 के अंदर होम रूल का नेतृत्व, होम रूल का नेतृत्व कहाँ किया था, इन्होंने रोहतक के अंदर किया था। किसने, पंडित नेकीराम शर्मा ने, ठीक है। यानी पंडित नेकीराम शर्मा से ये क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, निम्नलिखित में से हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है। तो कौन सी नदी बहती है हरियाणा की पूर्वी सीमा पर, तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर तो यमुना नदी बहती है। बहुत बार क्वेश्चन बता भी चुका हूँ ये, और इस पर डिस्कस भी बहुत बार कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज इतना ही बताऊँगा, पूर्वी सीमा के अंदर हरियाणा की कौन सी नदी है, तो यमुना नदी है। किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है ये, तो उत्तर प्रदेश के साथ। कितनी सर जी, तो ये करती है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर सीमा साझा करती है। कौन सी, यमुना नदी हरियाणा के अंदर यमुना नगर में प्रवेश करती है, और पलवल के हसनपुर नामक स्थान से ये उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, हरियाणा राज्य में डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। हरियाणा राज्य में डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ रहेगा, तो करनाल के अंदर रहेगा, डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो कहाँ रहेगा ये करनाल के अंदर रहेगा भी। लिबर्टी जूते कहाँ के प्रसिद्ध है, तो करनाल के रहेंगे। किसने बसाया था करनाल, राजा कर्ण ने। महाभारत के समय राजा कर्ण की नगरी किसे कहा जाता है, तो करनाल को कहा जाता है, ठीक है। और बात करें ऑप्शन कौन सा रहेगा, गुरुग्राम। गुरुग्राम से आपको मैं आज 3 क्वेश्चन नए बताता हूँ, वो आप अपनी बुक के अंदर ऐड कर लेना, या नोट्स बना रहे तो वहाँ पे ऐड कर लेना। तो गुरुग्राम में SRF लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ रहेगा, तो वो रहेगा गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। ब्रेटन समूह की शाखा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कहाँ रहेगा, गुरुग्राम में। और बात करें ना रेनबैक्सी लेबोरेटरीज, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज, तो यह कहाँ रहेगी, ये भी गुरुग्राम के अंदर रहेगी, ठीक है। और बात करें जेनपेक्ट कंपनी, ये भी कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर रहेगी। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और रेवाड़ी में क्या प्रसिद्ध है, तिल्ला जुत्ती और बर्तन उद्योग किसके प्रसिद्ध है, रेवाड़ी में तिल्ला जुत्ती, तिल्ली जुत्ती भी आ सकता है, कहाँ की प्रसिद्ध है, रेवाड़ी की, ठीक है। और रेवाड़ी के बर्तन, पीतल नगरी किसे कहते हैं, रेवाड़ी को
कहते हैं। ठीक है, मैं एक दिन बैठा था तो उसमें मैंने किसी से बैठे बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पे जिक्र गए बर्तन कौन कहाँ के प्रसिद्ध है। तो एक बुजुर्ग महिला ने मेरे को बताया, बेटे जो बर्तन है ना वो कहाँ के प्रसिद्ध, जगाधरी के रहेगी। तो जगाधरी को क्या कहते हैं, बर्तन नगरी किसे कहते हैं, जगाधरी को कहते हैं। मैं एकदम बहुत चक्का से रह गया बर्तन नगरी, भाई इस महिला को इतना कैसे पता। तो उसने बताया, बेटे हमारे समय में क्या दहेज में क्या दिया जाता था, जगाधरी के बर्तन प्रसिद्ध थे। भाई बर्तन जो देने हैं वो किसके देने हैं, जगाधरी के देने हैं। तो इसलिए जगाधरी बर्तन नगरी किसे कहते हैं, जगाधरी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा का कौन सा जिला अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो 2 जिले ऐसे रहेंगे, रोहतक और चरखी दादरी। रोहतक और चरखी दादरी क्या है, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। दोस्तों क्लास शेयर कर दिया करो, बच्चों को बताया करो, भाई लगातार क्लासें आ रही हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा बताया करो, अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो कमेंट करके बता दिया करो। अब मेहनत है, अभी लगभग रात के 11:30 हो चुके हैं, अब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बता दिया करो भाई आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। किन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, 8 या 9 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। और जिस दिन इनका सिलेक्शन होगा मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, वो बच्चे आज उनके पास बेहतरीन मौका, उस मौके का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा था भाई, कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। तो रोहतक और चरखी दादरी। अगर आज आपसे पूछ लिया जाए पंजाब के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो पंजाब के साथ सबसे पहले ऊपर से पंचकुला, पंचकुला के बाद में अंबाला, अंबाला के बाद में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद में कैथल, कैथल के बाद में जींद, फिर फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद में कौन सा है, सिरसा। यानी 7 जिले। अगर राजस्थान के साथ आ जाए 7 जिले, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा किसके साथ लगती है, तो राजस्थान के साथ लगती है। सबसे पहले सिरसा, फिर फतेहाबाद, फिर हिसार, हिसार के बाद में भिवानी, भिवानी के बाद में महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद में रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद में कौन सा, मेवात। यानी ये जो जिले हैं किसके साथ लगते हैं, ये राजस्थान के साथ लगते हैं। पंजाब के साथ आ गए, उत्तर प्रदेश के साथ कौन से लगते हैं, यूपी के साथ। सबसे पहले यमुनानगर। ये बताने का मेरा मकसद क्या है, जब हरियाणा की नदियां करेंगे ना तो वो जिले के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे अगर पंजाब की बात करें तो पंचकुला से घग्गर नदी निकलती है, किस जिले के अंदर से आएगी, तो वो मैप के अंदर समझना जरूरी है। मैप तभी आएगा जब हरियाणा के जिले आपको पता होंगे। तो यूपी के साथ यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। यानी ये जो जिले हैं ना किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो यूपी के साथ। अगर आ जाए हिमाचल प्रदेश के साथ तो 3 जिले कौन कौन से, पंचकुला, उसके बाद अंबाला और यमुनानगर। अगर आ जाए उत्तराखंड के साथ में, उत्तराखंड के साथ में एकमात्र जिला कौन सा रहेगा, वो यमुनानगर रहेगा उत्तराखंड के साथ। और यमुनानगर ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ। हरियाणा सबसे कम आ जाए उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर, 12 भी मिल सकता है बहुत सी बुकों में, लेकिन 11 किलोमीटर रहेगा उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, यानी जो बताने का मकसद है ना, आपको हरियाणा की नदियां आसान तरीके से हो जाएगी अगर आपने इस तरीके से मैप समझ लिया तो। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से क्या श्री तुलसीदास शर्मा की द्वारा नहीं लिखा गया है। यानी कौन सी रचना है जो तुलसीदास शर्मा द्वारा नहीं लिखी गई है। तुलसीदास शर्मा ने कौन कौन सी लिखी है, मतवाली मीरा, श्याम सतसी, प्रहलाद। ये रचना किसकी थी, तो ये थी तुलसीदास शर्मा की, श्री तुलसीदास। तुलसीदास शर्मा, ठीक है, तुलसीराम शर्मा, तुलसीराम शर्मा। इनकी रचना कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो कौन सी, श्याम सतसी, सत्याग्रही और प्रहलाद, ये किसकी रचना थी, ये रहेगी मतवाली मीरा। तो ये किसकी रचना थी, तुलसीदास शर्मा की रचना थी। बहुत बार ये बता भी चुका हूँ। तो कौन सी रही थी, तो मेघदूतम नहीं थी भी। मेघदूतम किसकी रचना थी, कालिदास की।
कालिदास की कौन सी रचना थी? मेघदूत, रघुवंशनम किसकी रचना थी? कालिदास की थी। अभिज्ञान शकुंतलम ये आगे पूछे जा सकती है, ये किसकी रचना थी? कालिदास की थी। अगर कालिदास का जिक्र करें ना तो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान कौन रहेंगे? तो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? कालिदास थे। ठीक है, कालिदास का जिक्र करें ना तो कालिदास का अभी तक परिचय का पता नहीं लगा, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, लेकिन कहते हैं बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे कालिदास। ठीक है, जब ये नौजवान थे ना, वो अपनी मान लीजिए चलो 18 या 20 साल की उम्र में ना, तब तक ये क्या कहा जाता था? ये आवारा थे, यानी इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, मूर्ख थे। इनको मूर्ख समझा जाता था, जैसे नालायक समझा जाता, इसी तरह इनको आवारा समझा जाता। लेकिन इनकी जो पत्नी थी ना वो एक सुंदर महिला थी, लेकिन इनका कहते हैं छल कपट से इनका शादी हो गई थी। इनके दोस्त नहीं चाहते थे भी इनकी शादी हो, लेकिन छल कपट से इनकी शादी हुई थी। वो क्या वाक्य था वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ से हमें सीख लेनी है भी। अगर कोई हमें ज़िंदगी में छोड़ के जाता है या हम पे कमेंट मारता है तो उसका जवाब रिप्लाई कैसे देते हैं, वो कालिदास की जीवनी से हमें सीखना चाहिए। कालिदास की जो पत्नी थी ना उसने कहते हैं भाई इतनी सुंदर थी, इसने एक स्वयंवर रचाया था भाई, जो भी विद्वान मेरे जो मैं उनसे बातें करूँगी, क्योंकि वो एक विद्वान महिला थी, विदुषी कह सकते हैं, वो विद्वान महिला थी। उसने कहा था मैं इशारों के अंदर विद्वानों से कुछ पूछूंगी, अगर वो रिप्लाई दे देते हैं ना, अच्छा आंसर देंगे तो मैं उनसे शादी कर लूँगी। सभी विद्वान उनका रिप्लाई नहीं दे पाए, सभी फेल हो गए। तो सभी ने सोचा क्यों ना कालिदास को भेज दिया जाए। कालिदास को भेज दिया जाता है कहाँ पे? उस लड़की के सामने। और उस लड़की ने क्या किया, इनसे क्वेश्चन पूछना चाहा, भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इशारों के अंदर, ना कि आपसे बात करूंगी, लेकिन आपको आंसर देना है इशारों के अंदर, मैं भी समझ जाऊं। तो उस लड़की ने इनकी तरफ एक थप्पड़ ऐसे किया, यानी हाथ ऐसे किया भी थप्पड़ मारने के लिए। तो कालिदास ने सोचा ये पागल महिला क्या मेरी तरफ थप्पड़ मार रही, मैं कि थोड़ी कम थोड़ी हूँ। तो इसने मुक्का ऐसा कर दिया भी मैं भी मार सकता हूँ। लड़की ने क्या किया, इनकी तरफ हाथ किया, लेकिन इसने क्या किया, कालिदास ने मुक्का ऐसा मांग दिया भी मैं आपको भी मार सकता हूँ। तो उस महिला ने सोचा भाई इसने आंसर सही दिया। उस महिला का क्या आंसर था भाई, हमारे जो कितनी इंद्रियाँ होती है, 5 इंद्रियाँ होती है, लेकिन इसने क्या सोचा भाई ये मेरी तरफ थप्पड़ कर रही है, हाथ ऐसे कर रही मारने के लिए। तो इसने ऐसे जब रिप्लाई दिया तो उस महिला ने सोचा, इसने कहा है कि 500 इंद्रियाँ क्या होती है, एक साथ होती है, और किसके कंट्रोल में होती है, वो मन के कंट्रोल में होती है 500 इंद्रियाँ। तो वो जो इसकी वो महिला थी ना, वो इनसे शादी कर लेती है, किससे? कालिदास से। लेकिन शादी के बाद इन्हें पता लगता है ये कोई विद्वान नहीं है, ये अनपढ़ गुंवार है। ठीक है, फिर ये महिला कहती है भी मैं आपको त्याग दूंगी, छोड़ दूंगी अगर आपने कुछ ज्ञान हासिल नहीं किया तो। तब उस समय प्रण लेते हैं कालिदास और घर से चले जाते हैं और कहते हैं काली देवी की, सरस्वती देवी की इन्होंने पूजा की थी और उन्हें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था संस्कृत भाषा के अंदर। इन्होंने लिखी थी रघुवंशनम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। और कुछ दिनों के बाद जब ये घर आते हैं ना तो अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं, तो इसकी पत्नी पहली आवाज़ में पहचान जाती है भाई उसके घर के द्वार के अंदर, द्वार के पास कोई विद्वान आया हुआ है। तो यानी जो बिल्कुल नालायक था उसने लाइफ के अंदर कैसे एंट्री मारी और कैसे विद्वान बना। इतिहास के अंदर आज तक इसका जीवन परिचय ऐसा नहीं है जन्म मृत्यु कब हुई, लेकिन आज भी इतिहास के अंदर पढ़ा जाता है। और चाणक्य ने, अर्थशास्त्र के जो रचनाकार थे चाणक्य, उन्होंने भी इनकी तारीफ की थी भी ऐसा कोई विद्वान हुआ है भारत के अंदर। ठीक है, यानी इतने बड़े विद्वान, यानी कोई भी हमें अगर छोड़ के जाना चाहता है, कोई भी हम पे कमेंट मारता है तो उसको पॉजिटिव लो, नेगेटिव मत लो। और इतनी सक्सेस तो आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए, जो भी आपको अगर छोड़ के जाए ना या आपको ताना मारे तो इतनी सक्सेस तो आपको लेनी चाहिए। आने वाले समय के अंदर अगर आप वो कहीं पे मीटिंग में बैठा हो और आप वहाँ जाए तो सभी के सभी खड़े हो जाने चाहिए आपको देखकर। इतनी सक्सेस तो आपको हासिल करनी चाहिए लाइफ के अंदर। हर नेगेटिव चीज़ हमें कुछ सिखा के जाती है। दुख और सुख इंसान का हिस्सा है, आएंगे। हम किस तरीके से सोचते हैं, पॉजिटिव सोचेंगे या नेगेटिव सोचेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे अंदर जहर नेगेटिव बातों का घुलेगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा रहेगा। किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे अंदर अच्छा रहेगा, अगर किसी का बुरा सोचेंगे तो वो उसका बुरा नहीं होगा, हमारा बुरा होगा, क्योंकि हमारे अंदर वो बुरा नेगेटिविटी का जहर हमारे दिमाग के अंदर ही घुल रहा है। हम किसी भी बहाने से अच्छा नहीं कर सकते। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। अच्छे इंसान बनना जरूरी है शिक्षा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? अगर पंडित नेकीराम शर्मा का हो गया। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्म स्थली है? तो हरियाणा जो भगवत गीता वो हरियाणा के किस जिले में लिखी गई थी? तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर लिखी गई थी।
भगवत गीता की जन्मस्थली, भगवत गीता की जन्मस्थली कौन सा जिला रहेगा? तो कुरुक्षेत्र रहेगा भी। दूसरी बार वीडियो शूट कर रहा हूँ, पहली बार वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसमें जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं आई, तो मैंने दूसरी बार कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवत गीता की जन्मस्थली कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा। और कहाँ पे दिया था भगवत गीता का जो उपदेश दिया था? ज्योतिषर, वट वृक्ष के नीचे। किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। किसे दिया था? अर्जुन को। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया ज्योतिषर नामक स्थान पे, कुरुक्षेत्र के अंदर। और भगवत गीता की बात करें तो किसने लिखी थी? तो वेद व्यास ने। महाभारत किसने लिखी थी? वो भी वेद व्यास ने लिखी थी। महाभारत के अंदर ही गीता का वर्णन है, ठीक है। और महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, 900 ईसा पूर्व। पूछा गया है अभी ग्रुप डी के अंदर, कहाँ पे हुआ था? महाभारत के अंदर, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। और ऑप्शन कौन से रहेंगे इसमें? पंचकुला, प्राचीन समय की बात करें तो कनिंगम का जिक्र करें ना, कनिंगम का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता आ जाए तो वो कौन रहेंगे? अलेक्जेंडर कनिंगम रहेंगे। कनिंगम को क्या मिला था? यहाँ से 3 अभिलेख मिले थे। क्या मिले थे? 3 अभिलेख, 3 अभिलेख। और तीनों अभिलेख पे क्या पता लगा भाई? जो पंचकुला है ना, पंचकुला, पंचकुला का प्राचीन नाम क्या है? पंचपुर। यानी ये कहाँ से पता लगा है? अलेक्जेंडर को 3 जो अभिलेख मिले उसमें क्या पता लगा? पंचकुला का प्राचीन नाम क्या है? पंचपुर। और भीमा देवी का मंदिर आ जाए तो वो कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा, ठीक है। भीमा देवी का मंदिर कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। मनसा देवी मंदिर आ जाए वो भी कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। रामगढ़ का किला पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, रामगढ़ का किला, तो ये भी कहाँ है? पंचकुला में, ठीक है। यानी रामगढ़ का किला कहाँ है? पंचकुला। अगर हिसार की बात करें तो हिसार के अंदर क्या? गुजरी महल। बता देता हूँ अब आपको, गुजरी महल। गुजरी महल में एक स्तंभ है भाई, स्तंभ के अंदर क्या मिला है? 8 लेख मिले हैं, 8 लेख। और उन पे क्या लिखा हुआ है? उन 8 लेखों पे मिला है 8 दिशाओं से आने वाले भागवतों का वर्णन किस स्तंभ के ऊपर है? तो गुजरी महल के अंदर मिला है, उस पर 8 लेख मिले हैं। और 8 दिशाओं से आने वाले भागवतों का, भागवत यानी जो विद्वान थे उनका वर्णन कहाँ है? उस स्तंभ के ऊपर रहेगा, ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बी.डी. शर्मा, बी.डी. शर्मा, ठीक है। संबंध कहाँ से था? बेरी गांव झज्जर से। किसका? बी.डी. शर्मा का। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? बी.डी. शर्मा। संबंध कहाँ से? बेरी गांव झज्जर से। गैर कांग्रेसी सीएम आ जाए पहले कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इनकी पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी। और इन्हीं के समय क्या हुआ था? हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? 1967 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। किन के शासनकाल के अंदर? राव वीरेंद्र सिंह के शासनकाल के अंदर लगा था, ठीक है। और ऑप्शन कौन से रहेंगे इसमें? श्री छोटू राम, गड्डी सांपला, रोहतक से संबंध था छोटू राम को, गड्डी सांपला रोहतक से। भांगड़ा बांध का जन्मदाता किसे कहा जाता है? छोटू राम को कहा जाता है। मजदूरों और किसानों के मत्स्य किसे कहा जाता है? छोटू राम को कहा जाता है, ठीक है। छोटू राम विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? वो सोनीपत के मुरथल सोनीपत में रहेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा की 14वीं विधानसभा की उपाध्यक्ष किसे चुना गया? हरियाणा की 14वीं विधानसभा के अंदर 14वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? रणवीर सिंह गंगवा। इनका जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? नलवा, हिसार के पास में, ठीक है। और अध्यक्ष आ जाए तो वो कौन रहेंगे? ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता। इनका कौन सा रहेगा? पंचकुला से जीत के है अभी। डिप्टी सीएम ऑप्शन में है दुष्यंत चौटाला, ताई चंद्रो, सभी को याद होगी।
बहुत डायलॉग फेमस हुआ आजकल। ताई चंद्रो का आता पता नहीं है दुष्यंत कहाँ है और ताई चंद्रो कहाँ है, पूछता नहीं है। शराब के ठेके भी हाँ ताई गांव से बाहर करवा देंगे। ताऊ जी को जो महीने की पेंशन मिलती है वो दारू में चली जाती है। स्कूल बंद किया इन लोगों ने, ठेके खुलवाए, अपने जो वादा किया था उसके ऊपर ये पक्के खड़े होते रहे। यानी स्कूल तो बंद करवा दिए और ठेके चालू करवा दिए। ये महान लोग होते हैं दुष्यंत चौटाला। ठीक है, तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र वो कौन सा रहेगा, उचाणा। यानी उचाणा के आसपास से भी नहीं जाते कौन, दुष्यंत चौटाला। ठीक है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऑप्शन में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विपक्ष के नेता भी 14वीं विधानसभा के अंदर, विपक्ष के नेता। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है, 31 कांग्रेस को। ठीक है, 31 सीटें मिली थी। बीजेपी को कितनी मिली थी, तो बीजेपी को 40। अगर जेजेपी को आ जाए तो कितनी सीटें मिली थी, 10 मिली थी। ठीक है, यानी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर विधानसभा क्षेत्र आ जाए तो गड्डी सांपला की लोई से सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे। और सबसे कम वोटों से कौन जीते थे, वो जीते थे गोपाल कांडा सिरसा से 605 या 4 वोटों से जीते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा खालिस्तान में स्वर्ण पदक जीता। श्वेता हुड्डा ने किसमें स्वर्ण पदक जीता, तो घुड़सवारी के अंदर। श्वेता हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी रहेगी। ठीक है, निर्मल तंवर भारतीय वॉलीबॉल टीम के वर्तमान कप्तान हरियाणा के किस जिले से है, निर्मल तंवर भाई भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान, तो ये किस जिले से है, तो पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। आने वाले एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है ये ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बता दिया करो ये क्लास अच्छी है, मेरा कभी हौसला बढ़े। सबसे पहले मैं बताता हूँ जिन बच्चों ने पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर दिया उनके बारे में बता देता हूँ। किस किस ने सही ऑप्शन दिया है, तो वो जो आंसर दिया है, हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा था, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1215 के अंदर हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में 1215 के अंदर। और इल्तुतमिश ने यल्दोज को बहुत अच्छी तरह धोया था, अच्छी तरह तरीके से हराया था। किसी ने किसको हराया था, यल्दोज को। और मोहम्मद गोरी का गुलाम था यल्दोज। ठीक है, कुबादशाह और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो यानी तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1215 के अंदर, इल्तुतमिश और यल्दोज। और किस वंश से था, इल्तुतमिश गुलाम वंश से था। और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ रहेगा, कैथल के अंदर रहेगा। इनकी लव स्टोरी है वो। रजिया सुल्तान का मकबरा बताऊंगा ना उस समय अच्छी तरीके से बताऊंगा, लाइफ के अंदर किस तरीके के लड़की आपके लाइफ में होनी चाहिए, किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छी लड़की लाइफ में होगी तो अच्छी लाइफ होगी, अगर कोई छोड़ के चले जाएगी तो डिप्रेशन कन्फर्म है, फिर बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि 18 से 22 साल तक जो लड़का अपनी लड़की या प्यार को, कोई भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इग्नोर कर सकता है ना, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। अगर इस लाइफ से अगर आप अच्छी तरह से अच्छे संस्कारों से निकल गए ना तो अपनी लाइफ सक्सेस हो जाती है। और इस लाइफ के अंदर अगर आप भटक गए ना तो पूरी ज़िंदगी चली जाती है, उस बाहर नहीं निकल पाते उस चीज़ से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कौन सा, पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य वंश से था भाई, इसने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे हराया था, तो कौन सी नदी थी, नर्मदा नदी किनारे। और कहाँ पे वर्णन मिलता है, एओल अभिलेख से, अभिलेख से इस चीज़ का वर्णन मिलता है भाई। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन था। किस किस बच्चे ने सही दिया, कविता जांगड़ा ने सही उत्तर दिया है, अमीर बिश्नोई ने, मंजीत यादव ने, दिनेश चौहान, संदीप कुमार, सुजाता देवी, पिंकी शर्मा, नरेंद्र सोरा, इन बच्चों ने सही आंसर दिया है। ये इन्हीं बच्चों के लिए मैं क्लास शूट करता हूँ क्योंकि ये बच्चे पूरी क्लास देखते हैं। तो भगवान से दुआ करूँगा भाई आप सभी के सभी आने वाले एग्जाम में आपका क्लियर हो और गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा वो देख लेते हैं। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है, हरियाणा राज्य है ना, ये किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है, तो चंडीगढ़ रहेगी। चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है, तो पंजाब की रहेगी सर जी। हाँ,
पंजाब के साथ क्या है, अपनी सीमा साझा करता है। और पंजाब के साथ हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा लगती है, वो कौन सा रहेगा, पंचकुला रहेगा। ठीक है। हाँ, अगर आज का क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य में खालिस्तान नगर पालिका परिषद है, ये बता देना भाई। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ। 2019 का क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में खालिस्तान नगर पालिका परिषद है 10, 12, 18 और 11। बता देना सही आंसर कौन सा है। अगली क्लास के अंदर मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। ठीक है। हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य, बहुत बार करवा चुका हूँ, वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं सर जी, 8 है। राष्ट्रीय पार्क आ जाए तो कितने हैं, 2 रहेंगे। और वन्य जीव संरक्षित केंद्र आ जाए तो कितने रहेंगे, वो भी 2 रहेंगे। ठीक है, आसानी से याद कर सकते हो। मैंने अब 8 के 8 अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके प्रीवियस ईयर के जो पेपर करा रहा हूँ उसमें मैंने बता दिए। 8 कौन से रहेंगे, सबसे पहले बता दो आप एक बार कमेंट मन के मन में साथ में देखो। सबसे पहले पंचकुला की बात करते हैं। पंचकुला में कौन सा है, वीर शिकारगढ़। ठीक है। खोल ही रेतान। फिर जींद के अंदर 2 है, झज्जर के अंदर, झज्जर में बिंडावास और खप्परवास। फिर सिरसा के अंदर अबूब शहर, अबूब शहर। यमुनानगर के अंदर कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। कुरुक्षेत्र के अंदर छिलछिला। रेवाड़ी के अंदर नारसिंह। यानी ये वन्य जीव अभयारण्य का रहेंगे, हरियाणा के अंदर रहेंगे 8 के 8। ठीक है। अगर राष्ट्रीय पार्क आ जाए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ रहेंगे, जो कलेसर है वो यमुनानगर के अंदर रहेगा, सुल्तानपुर का रहेगा गुरुग्राम के अंदर रहेगा। ठीक है। कलेसर के जंगल खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध रहेंगे, साल के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध रहेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है, तो काला तितर। पशु कौन सा है, काला हिरण। क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं हर क्लास के अंदर। ठीक है। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टूनिस्ट का हिस्सा थे, कारगिल कार्टूनिस्ट परियोजना के हिस्से थे, कौन थे, श्री चंद्रशेखर है गुरेरा। क्या रहेगा, हरियाणा के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है भी ये। और जो गुरुग्राम का जो प्रसिद्ध गुरुग्राम का स्वच्छता अभियान है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे, श्री चंद्रशेखर गुरेरा रहेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन थे आज के प्रीवियस ईयर के। हाँ, एक और पूछा गया, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ रहेगा, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ रहेगा, मुंबई के अंदर। कब स्थापना हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा, मुंबई के अंदर रहेगा। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो वो आप मेरे को कमेंट करके और बता देना। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। हाँ, कमेंट करके बता देना। और वर्तमान गवर्नर कौन है वो मेरे को बता देना। अगली क्लास के अंदर मैं आपको आरबीआई के बारे में डिटेल बताऊंगा। ये आज की क्लास थी। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना। ठीक है। बहुत गर्मी हो चुकी है, मैं भी पसीने में भर चुका हूँ। उम्मीद करूँगा सभी बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, घर पे सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ, और लगातार पढ़ते रहिए। जल्दी एकेडमी वगैरह खुलेगी, स्कूल भी खुलेंगे, अच्छी लाइफ आएगी, अच्छे दिन आएंगे और आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। अच्छा दिन, अच्छे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आने वाले दिन एंजॉय करना। तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।